नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म कला संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों पर मतदान जारी। राज्य में अब तक 22.97% वोटिंग। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैद सहित कई दिग्गजों का भविष्य दांव पर। मिजोरम की सभी 40 सीटों पर भी चल रही है वोटिंग। राज्य में अब तक 32.68% वोटिंग। सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट, जोरम पीपल्स मूवमेंट और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 राज्यों के चुनावी दौरे पर। पीएम ने छत्तीसगढ़ में विश्रामपुर में की जनसभा। कहा, हमें सत्ता में नहीं सेवा में है विश्वास। पीएम मध्य प्रदेश के सीधी और तेलंगाना के हैदराबाद में भी करेंगे जनसभाएं। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह आज राजस्थान में करेंगे चुनाव प्रचार। वहीं कांग्रेस समेत तमाम दलों के स्टार प्रचारक भी कर रहे हैं धुआंधार प्रचार। भाजपा ने तेलंगाना में आगामी चुनाव के लिए 12 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तराखंड के दौरे पर। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं तकनीक विश्वविद्यालय के 35वें दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कहा, सिर्फ दोषारोपण और समितियां बनाने से नहीं रुकेगा प्रदूषण। ऑड इवन सिस्टम पर भी उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पंजाब में पराली जलाना रुकना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लगातार आ रही है अच्छी खबरें। मॉर्गन स्टैनली ने जताया भरोसा, साल 2027 5 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी भारत की जीडीपी। फिच रेटिंग्स ने भारत के औसत विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.2% किया। और क्रिकेट विश्व कप में आज मुंबई में अफगानिस्तान को ऑस्ट्रेलिया से होगा मुकाबला। अफगानिस्तान की नजर आज के मैच को जीतकर सेमीफाइनल की राह आसान करने की होगी। और सीधे लिए चलते हैं गुजरात के भुज में। आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल बैठक की प्रेस वार्ता चल रही है। आपको सीधे लिए चलते हैं गुजरात। हमने पिछले कई वर्षों से समाज के सम्मुख लाने का प्रयत्न भी किया। अभी राष्ट्रीय अस्मिता के, राष्ट्रीय पहचान के एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोगों के जीवन में हुआ है, हम सब जानते हैं। वो है अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर निर्माण का। वो मंदिर निर्माण के अभी कार्य लगभग संपन्न हो रहा है और आने वाले पौष मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी को यानी 22 जनवरी को वहाँ श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा उस नवनिर्मित मंदिर में होने वाली है। वहाँ के तीर्थ क्षेत्र के जो ट्रस्ट है, न्यास है, उन्होंने पूजनीय सरसंघ चालक जी को, प्रधानमंत्री जी को आने के लिए उन्होंने निमंत्रण दिया है। इसलिए संघ के स्वयंसेवक सारे आंदोलन में सारे हिंदू समाज को लगाने का कार्य भी किया, स्वयं भी भाग लिए हैं। देश भर के कोने कोने से लोग उसमें जुड़े रहें, तो एक ऐतिहासिक क्षण आया है। इसलिए संघ ने तीर्थ क्षेत्र न्यास कि देश भर में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक हम एक व्यापक संपर्क अभियान करेंगे। संक्रांति के दिन से हमको तीर्थ क्षेत्र न्यास ने ये सूचना दी है। उन्होंने वो संक्रांति के दिन से 1 सप्ताह के अनुष्ठान करेंगे नए मंदिर के परिसर में और गर्भगृह में। उस अनुष्ठान के अंतिम दिन यानी 22 जनवरी को द्वादशी के दिन
वो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पूरा होगा, वो अंतिम दिन प्रमुख कार्यक्रम रखा है उन्होंने। उसमें देश भर के बहुत सारे साधु संतों को वगैरह तीर्थ क्षेत्र न्यास ने निमंत्रण दिया है। उनके जो वहाँ जितनी व्यवस्था वो कर पाएंगे उसमें करेंगे। हमने तो सोचा है सभी स्वयंसेवक देश भर से लाखों के संख्या में पहले दिन वहाँ जाना संभव भी नहीं है, उतना जगह भी नहीं रहता। इसलिए हमने ये सोचा 1 जनवरी से 15 जनवरी तक देश भर के संघ के कार्यकर्ता स्वयंसेवक घर घर गांव गांव जाएंगे। राम मंदिर के एक चित्र और राम जी की चित्र तीर्थ क्षेत्र न्यास देने वाले हैं और रामलला के मंदिर के अक्षता एक रामलला के इसमें वो सभी प्रांतों को देने वाले हैं। उसको लेकर हम घर घर जाकर सभी को मंदिर और रामलला के दर्शन के लिए आने के लिए निमंत्रण देना, इस दृष्टि से व्यापक जनसंपर्क करना लाखों की संख्या में। जैसे पिछले निधि समर्पण में भी बहुत बड़े संख्या में 4.5-5 लाख गाँवों में गए थे, लेकिन वो उस समय थोड़ा ज़्यादा था, 45 दिन का समय था। अभी हम 15 दिन का लिए हैं, 1 जनवरी से 15 जनवरी तक। तो इस कार्य के थोड़ा सा डिटेल्स हमने इस बैठक में चर्चा की है। प्रांतों में लोग जाएंगे तो उस के एक कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तीर्थ क्षेत्र के इस आयोजन पर हमारे सहयोग इस प्रकार रहेगा। दूसरा एक है शताब्दी वर्ष के निमित्त हमने समाज परिवर्तन के 5 आयाम को आग्रहपूर्वक सामने लाने का प्रयत्न किया है। उसकी चर्चा हमने यहाँ की है। पहले स्वयंसेवक और शाखा के स्तर पर इसको करना है, इसलिए सामाजिक समरसता, समाज में छुआछूत, जाति भेद, ज्ञाति भेद ये नहीं, हम सब हिंदव सोदरा सर्वे, सब मिलकर ये एक समाज है। इस दृष्टि से इस प्रकार के जन्म आधारित किसी प्रकार के भेदभाव को हमको नहीं मानना है। तो इसलिए उसके बारे में अपने जीवन में व्यवहार में लाने के प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा है परिवार प्रबोधन, कुटुंब में जीवन मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य अगली पीढ़ी में आने चाहिए। प्रत्येक परिवार को अपने जीवन निभाते समय, मुझे गुजरात के लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं है, अपने जीवन निभाते समय 2 और काम करने हैं। एक समाज के प्रति कुछ सेवा के काम करने हैं और संस्कृति और धर्म के रक्षा के लिए कुछ करने हैं। सारे गुजरात और सौराष्ट्र के से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड के पंतनगर में, जहां दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही हैं राष्ट्रपति। बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज मंच पर पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या अधिक थी। ये ट्रेंड मैं अन्य संस्थाओं में भी देखती हूँ, क्योंकि मुझे राष्ट्रपति के पद पर मुझे बहुत सारा यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। मैं गई हूँ, एक साल में मुझे लगता है 50 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में गई हूँ। मैं देख रही हूँ सभी जगह बेटियाँ थोड़ा अच्छा करते हैं। ये सुखद बदलाव विकास पथ पर बढ़ते हुए भारत का दर्शन है। मैं बेटियों की उनकी उपलब्धि के लिए विशेष बधाई देती हूँ। दीक्षांत समारोह हर विद्यार्थियों के लिए जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। सभी विद्यार्थी, उनके परिवार के लोग और प्राध्यापक इस दिन अत्यंत उत्साह और गौरव का अनुभव करें। सभी विद्यार्थी अवसरों और चुनौतियों से भरी दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं। सशक्त। तो आप देख रहे थे राष्ट्रपति उत्तराखंड के पंतनगर में GBPUNT विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। वो वहाँ छात्रों को एक तरह से लगातार ये कह रही थी कि अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए बड़े फैसले लेने पर वो लगातार उन्हें एक तरह से प्रेरित कर रही थी। और आइए अब नजर डालते हैं अन्य बड़ी खबरों की तरफ।
दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख काफी सख्त हो गया है। पराली जलाने की घटना रोकने में नाकाम पंजाब सरकार को भी कड़े शब्दों में निर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पराली जलाने पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। साथ ही वाहनों की ऑड इवन व्यवस्था को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट खुश नहीं है। इस नीति को दिखावा बताते हुए अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार पहले भी ये पॉलिसी लेकर आई थी, पर क्या ये कामयाब हो पाई है? मामले पर कदम उठाने के बजाय राजनीति करने को लेकर सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि हर समय राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं हो सकते। हम चाहते हैं पराली जलाना रोका जाए। हम नहीं जानते कि आप इसे कैसे करते हैं, लेकिन ये रुकना चाहिए। लगातार बढ़ रही पराली जलाने की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पराली जलाना बंद होना चाहिए और अभी ऐसा लगता है कि इसे रोकने की कोई गंभीर कोशिश नहीं की जा रही है। अदालत ने कहा कि साल दर साल दिल्ली के लोगों को खराब वायु गुणवत्ता का शिकार होना पड़ता है और इसका सेहत पर बुरा असर पड़ता है। पंजाब सरकार भले ही लाख दावे करे, लेकिन राज्य सरकार पराली जलाना नहीं रोक पाई। कोर्ट ने पंजाब से कहा कि पराली जलाने पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। आइए एक बार फिर आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड के पंतनगर। प्रयोगशाला के रूप में इस विश्वविद्यालय ने ग्रीन रिवॉल्यूशन की सफलता में प्रभावी भूमिका निभाई है। कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोग पंतनगर सीड्स के बारे में जानते हैं। देश भर में किसान और अन्य लोग पंतनगर सीड्स पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। ऐसा विश्वास अर्जित करना किसी विशेषतम उपलब्धि। और आप देख रहे थे उत्तराखंड के पंतनगर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सीधा प्रसारण, जहां वो दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। और जैसा कि हमने आपको बताया कि दिल्ली के प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी सख्त रुख अख्तियार किया है। न सिर्फ दिल्ली सरकार के लिए, बल्कि एनसीआर के बढ़ते प्रदूषण को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ किया कि आखिर पंजाब सरकार ने अभी तक क्या किया है। इसी पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी विकास सारथी। विकास, सबसे पहले तो आपसे यही जानना, आपको मेरी आवाज आ रही है? विकास, आप मुझे सुन पा रहे हैं? विकास तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। विकास तक हम जुड़ेंगे, लेकिन हम एक बार फिर आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सुनवाई की है, उसमें एक तरह से न सिर्फ दिल्ली सरकार बल्कि पंजाब सरकार और तमाम उन संस्थाओं की गंभीरता पर भी सवाल उठाया है कि आखिर क्या वजह है कि दिल्ली के प्रदूषण को लेकर सरकारें और साथ ही साथ वो संस्थाएं अभी भी गंभीर नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि हर साल ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने सख्त रुख में इस बात को बहुत साफ कहा है कि जिस तरह से हर साल और खासकर सर्दी के ये 3 महीने जिस समय पंजाब हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं सबसे ज्यादा हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पंजाब सरकार ने अभी तक पराली जलाने की घटनाओं में अगर कमी नहीं देखी जा रही है, तो इसका मतलब ये बनता है कि पंजाब सरकार ने इस समस्या का हल ढूंढा नहीं है। तो इसको लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के प्रदूषण पे भी अगर इतने सालों में किसी तरह की कोई रोकथाम या फिर वो एक व्यवस्था नहीं कायम की जा सकी है, तो इसका मतलब है कि राज्य सरकारें और संस्थाएं इस पूरे मसले को लेकर अभी भी गंभीर नहीं हैं। विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, सुप्रीम कोर्ट ने कई सख्त टिप्पणियां की हैं, न सिर्फ राज्य सरकारों को बल्कि एक तरह से उन संस्थाओं को भी की है कि आखिर इतनी बड़ी समस्या के लिए ये संस्थाएं और राज्य सरकारें गंभीरतापूर्वक कोई एक निर्णय लेकर उस पर काम क्यों नहीं कर रही हैं। बिल्कुल ऋतु, कोर्ट ने यहाँ पर ये टिप्पणी की कि हम साल दर साल ये दिक्कत यहाँ पर देख रहे हैं, दिल्ली को हर साल ऐसा क्यों भुगतना पड़े। और जस्टिस कौल ने साफ तौर पर यह भी कहा कि आप ये देखिए कि बच्चे क्या कुछ भुगत रहे हैं, स्कूल बंद कर दिए गए और हर साल ये स्थिति पैदा होती है। हालांकि इसमें जब सुनवाई शुरू हुई तो पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया कि इस साल पराली जलाने की घटना में 40% की कमी आई है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि केवल आंकड़ेबाजी से कुछ नहीं होगा, जमीनी हकीकत पर कोई स्थिति में बदलाव नहीं है। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि ये पूरी तरह से रुकना चाहिए। कैसे रोकना है ये राज्य सरकारें देखेंगी। और कोर्ट ने 3 राज्यों को खास तौर से, कि दिल्ली में स्टबल बर्निंग का उतना बड़ा मसला नहीं है, पराली जलाने की घटनाएं दिल्ली में नहीं होती, लेकिन इसके जो पड़ोसी राज्य हैं पंजाब, हरियाणा,
उत्तर प्रदेश और राजस्थान इनको स्पष्ट हिदायत दी है कि आपको तुरंत प्रभाव से, तत्काल प्रभाव से इन घटनाओं को रोकना पड़ेगा और इलाके के जो SHO हैं वो ग्राउंड पर उतरे, जाकर के ये सुनिश्चित करें कि कहीं पर भी पराली जलाने की घटना नहीं होगी। कोर्ट ने और मशवरों पर भी गौर किया, लेकिन ये कहा कि ये दीर्घकालिक नीति का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं है। हम फिलहाल ऐसा कदम चाहते हैं जो तुरंत हो, जो तत्काल प्रभाव से उठाया जा सके। इसीलिए कोर्ट ने सबसे पहले पराली जलाने की घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाने की बात कही है। दिल्ली सरकार से 2-3 सवाल पूछे गए हैं। पहला ये कि स्मोक टावर जो दिल्ली सरकार ने लगाए थे 2, जिनमें से एक कनॉट प्लेस में है, करीब 20 करोड़ की लागत का है, ऐसा अमेकस क्यूरी ने बताया और उन मीडिया रिपोर्ट्स का भी जिक्र किया जिनमें ये कहा गया कि ये काम नहीं कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि इन्हें तुरंत शुरू किया जाए। इसके अलावा ऋतु, जो दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन हैं, उनको अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है और इसके अलावा कुछ दीर्घकालिक उपायों पर भी कोर्ट ने चर्चा की है और उनको आदेश में लिखाया भी है। मसलन क्या पंजाब में ऐसी नीति बनाई जा सकती है कि धान की खेती को डिस्करेज कुछ किया जाए, क्योंकि कोर्ट को ये बताया गया कि सन 2000 से पहले ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, पराली तब भी जलती थी, लेकिन एक क्रॉप पैटर्न में बदलाव आया है और धान की खेती को बढ़ावा दिया गया है, जिसके चलते ये दिक्कतें पेश आ रही हैं। तो कोर्ट ने कहा कि हम वैकल्पिक फसलों को बढ़ाने के लिए कहेंगे केंद्र सरकार को और ये कहेंगे कि पंजाब में MSP को एक तरीके से कम किया जाए या जहां तक हो न्यूनतम स्तर पर लाया जाए, ताकि एक डिस्करेज करें किसानों को धान उगाने से और वैकल्पिक फसलों को उगाने के लिए उनको एक तरीके के इंसेंटिव्स दिए जाएं। जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं, विकास की तमाम ऐसे एक तरह से उपायों और विकल्पों पर भी सवाल किया, टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें शामिल ऑड इवन भी व्यवस्था है। ऑड इवन व्यवस्था 2016 से शुरू हुई थी, उसका कितना असर रहा है और क्यों जब संकट की घड़ी इतनी बढ़ जाती है तो दिल्ली सरकार के पास इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं रहता, जो कि बहुत कारगर नहीं है? इस तरह की भी कुछ सवाल, कुछ टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की। बिल्कुल, ऑड इवन पॉलिसी को भी कोर्ट ने कहा कि ये इस तरह के क्या आंकड़े हैं, क्या इस तरह का कोई प्रमाण है कि इससे असर पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि हमें ये एक तरीके से कहें कि प्रचार ज्यादा लगता है, ऑड इवन पॉलिसी वगैरह से कोई ग्राउंड पर कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होता है। खासतौर से हमने पिछले कुछ सालों में भी देखा है कि जब ऑड इवन पॉलिसी को लागू किया जाता है, क्योंकि 1 हफ्ते लागू किया गया और अक्सर ऐसा होता है कि इस बीच में दिल्ली में मौसम बदलता है, बारिश होती है और स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। जैसे इस बार भी ये कहा जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है 1-2 दिन में। ऐसे में ये ऑड इवन पॉलिसी कितनी कारगर है, इसको लेकर के क्या कुछ आंकड़े हैं जो इसके समर्थन में हो, इन पर भी कोर्ट ने सवाल उठाए। तो विकास, क्या लगता है कि अगली सुनवाई जब होगी, हालांकि हो सकता है तब तक कि मौसम में किसी तरह की कोई तब्दीली जरूर हो जिसका कि असर इस प्रदूषण पर भी पड़े, लेकिन जो सख्त टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की हैं वो ये बताती है कि राज्य सरकारों को और सचेत होने की जरूरत है, गंभीर होने की जरूरत है। क्या इसका असर दूसरी हेयरिंग पे भी दिखाई देगा इन सरकारों की तरफ से? देखिए, शुक्रवार को अब अगली सुनवाई होगी और अगर स्थिति यही बनी रहती है, सरकारें अगर फिर से विफल हो जाती हैं जो पराली चलाने की घटनाएं हैं उनको रोकने में, तो जाहिर है उन्हें कोर्ट की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अगर इस बीच में जैसा पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हवा की गुणवत्ता में सुधार आ गया तो राज्य सरकारें ये भी दलील देंगी कि उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं जिनकी वजह से स्थिति में सुधार हुआ है। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि ये पराली जलाने का जो हर बार एक बात सामने आती है, जो नया एक बिजनेस है, इसको रोकना होगा पूरी तरह। ये आंकड़ों से काम नहीं चलेगा कि 20% की कमी आई है, 40% की कमी आई है। इन्हें पूरी तरह रोकने के लिए विकल्प देने होंगे किसान को। जी हाँ, एक बार कोर्ट ने भी यही कहा है कि इंटीग्रेटेड एक पॉलिसी होने की ज़रूरत है इस पूरे प्रदूषण को एक तरह से इसका हल ढूंढने के लिए। साथ ही साथ राज्य सरकारें एक दूसरे पर दोषारोपण करके इससे निजात नहीं पा सकती हैं। इस समस्या का हल ढूंढना है जिसमें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स बहुत बड़ी एक तरह से एक विकल्प के तौर पर सामने देखा जा रहा है। इस पर भी राज्य सरकारों को काम करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास, पूरी जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। पहले चरण में 11 जिलों की 20 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस चरण में 40,78,000 से अधिक मतदाता कुल 223 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 25 महिला प्रत्याशी और 198 पुरुष उम्मीदवार मैदान में हैं। मोहला मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा यानी 10 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो गया, जो कि दोपहर 3 बजे तक चलेगा। वहीं बची हुई 10 सीटों खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरागांव, खुज्जी, पंडरिया, कवर्धा, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट में
वोटिंग सुबह 8 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगी। पहले चरण की 20 विधानसभा सीटों में 7 सीट सामान्य, 1 सीट अनुसूचित जाति और 12 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इन सभी विधानसभा सीटों पर कई बड़े नेताओं की किस्मत दांव पर लगी है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। राजनांदगांव में सुबह से ही मतदाता मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। राजनांदगांव में मौजूद हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने एक पोलिंग बूथ का जायजा लिया और वहां मौजूद मतदाताओं से बातचीत की। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण का मतदान जारी है। प्रथम चरण में 20 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है, जो कि 3 बजे तक चलेगा, और अन्य 10 सीटों पर 8 बजे से 5 बजे तक मतदान हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख सकते हैं कि हम राजनांदगांव के इस दिग्विजय महाविद्यालय के मतदान केंद्र पर हैं, जहां पर बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग, फर्स्ट टाइम वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि इस लोकतंत्र के महोत्सव में शिरकत करने के लिए आए। हम उन्हीं से राय जानते हैं क्या वो प्रमुख मुद्दे हैं। संस्कारधानी कहा जाता है राजनांदगांव को। किन बातों को लोग मन में रखकर मतदान करने आ रहे हैं? ये सारे के सारे लोग राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र का विकास चाहते हैं, इसीलिए हम सब राजनांदगांव वासी मतदान के लिए उपस्थित हुए। जबरदस्त उत्साह है, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे दिव्यांग हो, महिलाएं हो, बड़ी संख्या में आ रहे। और यहाँ पर एक ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जहाँ पर चिन्हारी लोकतंत्र के मोर वोट मोर जिम्मेदारी, यानी हमारा वोट हमारी जिम्मेदारी है, सेल्फी पॉइंट है। बहुत सारी और गतिविधियां चलाई गई हैं। क्या युवा के मन में है? युवा के मन में सिर्फ यही है कि जो चीज़ें गलत हुई थी पिछले साल, इस साल वो चीज़ें ठीक करना है। जितने भी नए युवा लोग हैं उनको यहाँ से बाहर जाना पड़ रहा है। वो यहाँ पर अगर उनको वो मिलेगा कि यहाँ पर ही जॉब कर पाएं, तो वो ज़्यादा अपने घर पे ही रहना प्रेफर करेंगे। आधी आबादी इस लोकतंत्र के महापर्व में शिरकत कर रही। माताएं बहनें बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर उमड़ चुकी हैं। माता जी, क्या मन में रख के आप लोग वोट डालने आ रहे हैं? हमारे देश का अच्छी तरह विकास हो, हमारे प्रदेश का बहुत अच्छी तरह विकास हो, हमारे गरीब लोगों को और युवाओं को अच्छी शिक्षा की सुविधा मिले, देश का विकास हो। तो देश का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, यही लोगों के मन में है और यही अभिलाषा है। और सब ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत कर रहे हैं लोकतंत्र के इस महोत्सव में। निश्चित तौर से जीत चाहे जिसकी हो, मजबूत लोकतंत्र हो रहा है। कैमरा पर्सन उत्तम सिंह के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। तो मुद्दा यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य की अभी भी कमी है और इसमें जरूरी एक सुधार हो। जैसा चाहिए एक जिला हेडक्वार्टर को जिस तरह से डेवलप होना चाहिए उस तरफ से डेवलप नहीं हुआ है। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतदान हमारा अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, शहर की सफाई, पिछड़े जो आवासी लोगों को जो मकान का जो सुविधा है वो नहीं मिल पाया है। ब्लू फील्ड होना चाहिए, ब्लू एस्ट्रोटर्फ लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ हॉकी की पहचान है। मैं राजनांदगांव वासियों को यह अपील करता हूं कि मतदान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर से निकले। हम लोग तो छत्तीसगढ़ के हित के लिए वोट दिए हैं और राष्ट्र हित के लिए वोट दिए हैं। तो ये आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान की तस्वीरें। आइए लिए चलते हैं। अमित शाह राजस्थान के नागौर में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो सरकार अगर कहीं पर रही है तो राजस्थान की सरकार सबसे भ्रष्ट है। अभी मुझे एयरपोर्ट पर कुछ कम्युनिस्ट मित्र मिल गए तो उन्होंने कहा, भाई साहब हम तो राजस्थान जा ही नहीं सकते। मैंने बोला, भाई क्या बात है? गृहमंत्री अमित शाह इस समय राजस्थान के चुनावी दौरे पर हैं। नागौर में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए एक बार फिर रुक करते हैं। छत्तीसगढ़ में आज पहले चरण का चुनाव हो रहा है। हमने कुछ तस्वीरें आपको दिखाई और अब बात करेंगे बस्तर जिले के सुदूर अंचल में स्थित संवेदनशील मतदान केंद्र कलेपाल में ग्रामीण मतदाताओं को पहली बार अपने गाँव में मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिला है। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने ट्वीट में तस्वीरों के साथ इस जानकारी को साझा किया है। चुनाव आयोग ने लिखा है कि बस्तर जिले के सुदूर अंचल में स्थित संवेदनशील मतदान केंद्र कलेपाल में ग्रामीण मतदाताओं को मिला पहली बार अपने गांव में मताधिकार को प्रयोग करने का अवसर।
और अश्विनी मिश्र हमारे साथ राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं। अश्विनी, राजनांदगांव पर किस तरह का मतदान है इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन क्योंकि आप छत्तीसगढ़ में एक लंबे समय से हैं इस चुनाव के दौरान, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो बस्तर की सीटें हैं जिस पे मतदान हो रहा है, उसमें कलेपाल जो गाँव है, यहाँ पर पहली बार मतदाताओं ने अपने इस अधिकार का इस्तेमाल किया है। क्या आपको लगता है कि तस्वीर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बदली है, लोगों को एक बड़ा अधिकार मिला है, चुनाव आयोग के बड़े प्रयास रहे हैं जिसका असर दिखाई दे रहा है? जी ऋतु, आपने जिक्र किया जिस मतदान केंद्र का, उसके अलावा करीमगुंडा जैसे एक और मतदान केंद्र है। ऐसे मतदान केंद्रों की संख्या तकरीबन 100 के ऊपर है, जहां पर पहली बार राज्य बनने के बाद, और बहुत सारे ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर अब तक विधानसभा के चुनाव के इतिहास में मतदान हो रहा है। अगर 11 बजे तक के आंकड़ों की बात करें, सबसे ज़्यादा सबको चिंता थी कि बस्तर संभाग में कितना मत प्रतिशत होगा। सबसे ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र है अंतागढ़, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव। यहाँ का मत प्रतिशत हम आपको बताते 36%, भानु प्रतापपुर, कांकेर जो है तकरीबन 34%। 11 बजे के आंकड़े 1 बजे तक ये बढ़कर 40-45 के ऊपर पहुंच चुके होंगे। केशकाल 27%। दंतेवाड़ा की अगर बात करें तो दंतेवाड़ा में भी मतदान प्रतिशत लगभग इससे ऊपर ही रहा है। नारायणपुर 21% से ज़्यादा रहा है मतदान। अंतागढ़ में 28% रहा। मोहला मानपुर जहाँ पर चुनाव पूर्व हिंसा की घटना रही 33% रहा। तो आंकड़े ये बता रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई भी भय मतदाताओं के मन में नहीं है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 600 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं, मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उनमें जो कोबरा बटालियन पोस्ट है जो कि नक्सल गतिविधियों से संबंधित है वो लगाए गए हैं, स्थानीय पुलिस लगाई गई है, और सीएपीएफ की जो फोर्सेज अलग से चुनाव आयोग द्वारा तैनात की गई है वो त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था दी गई है। तो निश्चित तौर से अगर देखें तो जिस तरीके का मतदाताओं का उत्साह है पूरे के पूरे बस्तर संभाग में, और साथ ही साथ दुर्ग संभाग की 8 सीटों में 12 सीटें वहाँ जबरदस्त मतदान चल रहा है। 1 बजे तक के जो आंकड़े आएंगे, आधिकारिक आंकड़े आएंगे, निश्चित तौर से वो 40% से ऊपर ही होंगे। पिछली बार, अब जैसा कि आपने बताया इससे पहले कि 10 सीटों पर जो बस्तर संभाग की मैक्सिमम सीटें हैं और 1 सीट दुर्ग संभाग की मोहला मानपुर, और उसके अलावा केशकाल, कोंडागांव, अंतागढ़, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, इन सब सीटों पर 3 बजे तक मतदान सिमट जाना है। यहाँ पर 7 बजे से चल रहा है। राजनांदगांव और दुर्ग की, और साथ ही साथ बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट की बस्तर संभाग की इन सीटों पर 5 बजे तक मतदान चलेगा। पिछली बार 76% से ज़्यादा मतदान इन सीटों पर दर्ज किया गया। तो उम्मीद निश्चित तौर से करेंगे कि पिछली बार के आंकड़े हमारे मतदाता, जनता जनार्दन उसको ध्वस्त करेगी और एक बार फिर लोकतंत्र के महोत्सव में अपना शिरकत करते हुए लोकतंत्र को मजबूत करेगी। निश्चित तौर से उत्साह ये बताता है ऋतु कि किसी भी तरीके का कोई भी भय किसी भी नहीं है। एक और बात मैं बताऊं, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कुछ सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही हैं कि कुछ जगहों पर मतदान का बहिष्कार किया गया है। गीदर करके एक जगह बताई गई है, एकदम गलत है। वहां पर 17-18% से ज्यादा का मतदान 11 बजे तक हो चुका था। नारायणपुर के जंगलों में थाना एक क्षेत्र पड़ता है, वहां पर नक्सलियों ने कुछ खलल डालने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से नक्सलियों को भागना पड़ा और किसी तरीके की कोई भी घटना नहीं है सिवाय सुकमा की एक घटना के। जी अश्विनी, जिस तरह से आप बता रहे हैं, और 3 बजे इन इलाकों में बस्तर की जो 10 सीटें हैं उस पर 3 बजे वोटिंग खत्म होगी। तो 3 बजे से पहले का जो 1-1.5 घंटा या 2 घंटा होता है वो भी बहुत क्रूशियल माना जाता है। इन इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी रहती है। हम बात अगर मुद्दों की करें, अश्विनी, आप राजनांदगांव में हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का क्षेत्र इलाका ये कहा जाता है। किस तरह से मुद्दों को लिहाज से इस चुनाव में वो क्या बड़े मुद्दे हैं जो न सिर्फ राजनांद सीट ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के चुनाव में हावी हैं? मुद्दे अगर देखें ऋतु तो सबसे बड़ा मुद्दा विकास है। सबसे बड़ा मुद्दा ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास गतिविधियों का ठप पड़ना है। सबसे बड़े लोगों के लिए चिंता जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा का है। इन सब मुद्दों के अलावा अगर देखें तो शहरी क्षेत्र की कुछ अपनी अपेक्षाएं होती हैं। शहरी क्षेत्रों से अलावा ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे इलाके, जैसा आपने कहा कि एक पूरा का पूरा चुनाव डीडी न्यूज़ ने विशेष तरीके से लगभग हर एक विधानसभा क्षेत्र में पहुंचाने की कोशिश की है। ग्रामीण क्षेत्रों में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जो बरसात में टापू बन जाते हैं, अपने जिला मुख्यालय से कट जाते हैं। ग्रामीण सड़कों का वहाँ पर अभाव है। बैलाडीला सबसे बड़ा प्रचुर संसाधन का क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ यहाँ पाए जाते हैं। आयरन ओर पाया जाता है, बॉक्साइट यहाँ पे पाया जाता है, डोलोमाइट यहाँ पे पाया जाता है। विशुद्ध खनिज भंडार है, लेकिन उनका जब दोहन किया जाता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को
उसका अंशलाभ लाभांश जो होता है वो जिला विकास में नहीं पहुंच पाता है। लोगों को स्थानीय तरीके से रोजगार नहीं मिल पाता है। बेलाडीला की मैं बात कर रहा हूं, अगर वहां से जमीन से फौलादी आयरन ओर निकलता है, लौह अयस्क निकलता है, तो वहां के लोग लाल पानी पीने के लिए मजबूर हैं। मवेशी वो पानी पीकर मर जाते हैं। आदमियों की स्थिति ये होती है कि अलग अलग बीमारियां उनको होती है। और मैं खुद मुद्दों की बात करता हूँ, बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि आधी आबादी यहाँ पर है। एक और बात मैं कहूँगा कि 323 उम्मीदवार टोटल हैं, उनमें से मात्र 25 महिलाएं बतौर उम्मीदवार इस चुनाव में है। राजनीतिक दल भले ही कोताही बरते महिलाओं को प्रत्याशी बनाने में, लेकिन ये कतार बताती है कि माताएं बहनें, हमारी आधी आबादी लोकतंत्र के इस महोत्सव में पूरे उत्साह के साथ शिरकत करती है। भले ही राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम करते समय लोग कोर कसर छोड़ दे, राजनीतिक दल छोड़ दे, लेकिन ये देखिए कि किस तरीके से बड़ी संख्या में अलग अलग आयु वर्ग की माताएं बहनें यहाँ पर मतदान केंद्रों पर डटी हुई हैं, जुटी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात बताएं, 200 से ज्यादा संगवानी बूथ यहाँ पर बनाए गए। वैसे बूथ होते हैं जो कि पूरी तरीके से महिलाओं द्वारा संचालित होते हैं। महिला सुरक्षा कर्मी होती है, महिला मतदान कर्मी होती है, महिला पीठासीन अधिकारी होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र के इस महोत्सव में लोग ज्यादा से ज्यादा शिरकत कर रहे हैं। बेटा, आपसे जानना चाहेंगे, बगैर किसी राजनीतिक दल को कोट किए या चलिए आप, लेकिन आपको मुखर होना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। हम समझ सकते हैं अश्विनी जी, जी भागीदारी, जी हाँ, इनकी भागीदारी ही ये बताती है कि ये कितने जागरूक हैं। हो सकता है कुछ लोग आपके और हमारी तरह शब्दों में अपनी तमाम उन बातों को नहीं रख पाते हैं, लेकिन आधी आबादी की भागीदारी पिछले एक तरह से 2 दशक की अगर अश्विनी बात करें, आपने बहुत साफ तरीके से बताया कि किस तरह से इन्होंने अपने मुद्दों को लेकर जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी एक तरह से मतदान की उस शक्ति को सामने रखा है, अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। और मतदान प्रतिशत भारत में तमाम जगहों पर देखा गया कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी का रहा है। तो ये एक बड़ा बदलाव भी बताती है, जिस बदलाव को राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्रों में अलग महिलाओं को लेकर जिस तरह से घोषणा पत्र जारी करते हैं उसमें दिखता है। बहुत ही विस्तार से आपने तमाम मुद्दों का भी जिक्र करा और ये भी बताया कि किस तरह से बस्तर संभाग में आज वो कोने कोने में सुदूर जो ग्रामीण इलाके हैं वहां का मतदाता भी अपने इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी, इस पूरे चुनाव, पहले चरण के चुनाव पर बात करने के लिए। उधर मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए सभी 40 सीटों पर भी मतदान चल रहा है। मिजोरम में 8.52 लाख से अधिक मतदाता कुल 174 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मिजोरम में इस बार चुनावी मैदान में 174 उम्मीदवारों में से 18 महिलाएं उम्मीदवार हैं, जबकि 156 पुरुष उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट, कांग्रेस और जोरम पीपुल्स मूवमेंट सभी 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं भाजपा 23 क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही है। सुबह करीब 10:30 बजे तक राज्य में 18% वोटिंग की खबर है। और मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने आइजोल उत्तर द्वितीय विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 19 आइजोल वेंगलाई YMA हॉल मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। और आइजोल से विक्रमजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, जानना चाहेंगे अभी तक का मतदान प्रतिशत और क्या वो बड़े मुद्दे हैं जो मिजो की जनता जिन्हें लेकर आज एक तरह से अपना वोट कर रही है। देखिए, 11 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत रहा है वो 30% के आसपास रहा है, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने आंकड़े जारी की है। अभी तक किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना पूरे प्रदेश भर में ऐसी कोई समाचार नहीं मिला है, जिसका श्रेय कहीं ना कहीं पर सुरक्षा बलों को जाता है, जिस प्रकार के सुरक्षा के इंतजाम जो है किए गए हैं। और जहां तक मुद्दों की बात की जाए तो सभी राजनीतिक दल जो है अपने अपने मुद्दों के आधार पर जनता से वोट मांग रहे हैं। अगर ZPM की अगर बात की जाए तो ZPM जो है करप्शन को मुद्दा बना रही है। जो वर्तमान सरकार है उसकी किए गए करप्शन को मुद्दा बनाकर जो है जनता से वोट मांग रही है, साथ ही विकास और रोजगार देने की बात कर रही है। वहीं MNF के द्वारा कहा गया है कि चूंकि पिछले 5 वर्ष में जब उनकी सत्ता थी तो कोरोना भी था, इस वजह से बहुत अच्छा विकास नहीं हो पाया, तो उन्हें दोबारा इसे मौका दिया जाए ताकि प्रदेश को उन्नति के राह पर लाया जाए। वहीं बीजेपी की तरफ से जो है केंद्र की योजनाओं का जिक्र किया जा रहा है कि किस प्रकार से अगर बीजेपी यहाँ पर
सत्ता में आती है तो केंद्र के साथ जो है डबल इंजन की सरकार होगी, केंद्र की योजनाएं जो है यहाँ पर लोग लाभान्वित होंगे, किस प्रकार से प्रदेश का विकास पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार के द्वारा हुआ है उसका जिक्र किया गया है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के द्वारा जो है गैस सिलेंडर सस्ता देने की बात की गई है, इसके अलावा रोजगार युवाओं को देने की बात की गई है और एक स्वच्छ ट्रांसपेरेंट सरकार देने की बात की गई है। तो तमाम राजनीतिक दल जो हैं अपने अपने मुद्दों, इसके अलावा जो है एक बड़ा मुद्दा जो है जो एक इमोशनल टच दे रहा है जिसको कि एमएनएफ की तरफ से उठाया गया है, हालांकि बाकी राजनीतिक दल इसको मुद्दा नहीं मानते। जो इसके साथ लगा राज्य है मणिपुर। मणिपुर से में जो पिछले दिनों में जो दंगे की खबरें आई थी या झगड़े की खबरें आई थी उसके बाद जो है कुछ लोगों ने यहाँ पर पलायन किया। तो मिजोरम में जो पलायन हुआ है वो एक यहाँ पर राजनीतिक दलों के द्वारा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन क्या ये मुद्दा यहाँ पर मिजोरम में बन पाएगा, ये नहीं बन पाएगा, ये तो चुनाव के बाद जब नतीजे आएंगे वो पता चल पाएगा, क्योंकि कई पार्टियों ने इसको नकारा है। हालांकि कोई पार्टियां ने इसका समर्थन भी किया है क्योंकि इसको इमोशनल टच देने की भी बात की गई है। तो कुल मिलाकर अपने अपने मुद्दों को लेकर जो है राजनीतिक दलों के द्वारा बिसात बिछाई गई है। अब देखना होगा कि आने वाले जब नतीजे आएंगे 3 तारीख को तब क्या जनता ने सोचकर मतदान किया होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम पूरी जानकारी के लिए। और आइए सीधे चलते हैं, प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के सीधी में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। 10 साल जो सरकार चलाई है, आपकी सेवा में 10 साल पूरे लगन से समर्पित किए हैं, उसमें घोटाले बंद हुए हैं, गरीब और मिडिल क्लास की बचत हुई है, उन्हें अधिक सुविधा मिली है। आप देखिए, टेलीकॉम घोटाला करके, कोयला घोटाला करके कांग्रेस ने आपके लाखों करोड़ रुपए लूट लिए, याद है ना? भूल गए? आप बताओगे तो पता चलेगा मुझे। याद है? लूटते थे कि नहीं लूटते थे? करोड़ों रुपए लूटते थे कि नहीं लूटते थे? ये आपका हक का पैसा था कि नहीं था? आपकी मेहनत का पैसा था कि नहीं था? आपके बच्चों के भविष्य के लिए वो पैसा था कि नहीं था? लूट लिया। भाजपा सरकार में वो लाखों करोड़ रुपए के घोटाले बंद हो चुके हैं और घोटालों से हम जो पैसा बचा रहे हैं वो पैसा गरीब के हित में, मध्यम वर्ग के हित में लगा रहे हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना में अब तक केंद्र सरकार 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। आप आंकड़ा बोलोगे? मैं पूछूं तो आंकड़ा बोलोगे? मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप आंकड़ा बोलोगे? मैंने कहा 2 लाख करोड़ रुपए। कितने? कितने? जरा माताएं बहनें बताइए कितने? कितने? 2 लाख करोड़ रुपए। इससे 80 करोड़ देशवासियों को कोरोना के संकट काल से लेकर के अब तक मुफ्त राशन सुनिश्चित हुआ। गरीब के घर का चूल्हा जलता रहा। ये मोदी की गारंटी है कि देश का कोई भी गरीब परिवार भूखा नहीं रहेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आप सबके आशीर्वाद से मैंने निश्चय लिया है, मन बना लिया है, क्योंकि ये योजना मुफ्त राशन वाली दिसंबर महीने तक ही है। लेकिन मोदी तो आपके दिल की बात जानता है।
और इसलिए मैंने मुफ्त राशन की योजना को आने वाले 5 साल के लिए बढ़ाने का निश्चय कर लिया है। अगर हम एक परिवार में 4-5 लोग भी मान लें तो ऐसे हर परिवार को मुफ्त राशन योजना की वजह से हर महीने 700, 800, 900 रुपया बचने वाले हैं। साथियों, गरीब का पैसा गरीब के पास जाए, गरीब के लिए खर्च हो और कोई बिचौलिया बीच में वो पैसे लूटे नहीं, यही मोदी की विशेषता है। अब आप देखिए, आयुष्मान भारत योजना के तहत मोदी ने 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की गारंटी कार्ड दिया है। अगर ये आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गरीबों को बीमारी में अगर कोई खर्च की जरूरत होती तो करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया ये मेरे मध्यम वर्ग और गरीब परिवार की जेब से जाता। वो पैसा बच गया। भाजपा सरकार ने देश में सस्ती दवाओं वाले 10,000 जन औषधि केंद्र भी खोले हैं। इन जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट के साथ दवाइयां दी जा रही हैं। और इतनी बड़ी माताएं बहनें हैं, अगर कहीं पर भी बोर्ड लिखा है ना 10% डिस्काउंट, तो पहले वहीं लेने जाएगी। ऐसा ही होता है ना, साड़ी लेने जाएं और एक दुकान पर लिखा है 10% डिस्काउंट, तो चलो भाई उधर नहीं जाना है, पहले यहां जाएंगे। ये मोदी दवाई में 80% डिस्काउंट दे रहा है, 80%। और इससे भी गरीबों के 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने से बचे हैं। और मेरे परिवारजनों, जब इलाज पर खर्च बचता है तो इसका मतलब सिर्फ पैसे की बचत होती है, ऐसा नहीं है। एक तो गरीब, और हमारे यहां तो हमने देखा है, परिवार में कोई मां कोई बहन बीमार हो जाए तो घर में किसी को पता ही नहीं चलने देती है। कितना ही दर्द होता हो, कोई काम करती रहती है, बताती नहीं है। क्यों? उसके मन में रहता है कि अगर परिवार में बच्चों को बीमारी का पता चल जाएगा, अस्पताल जाएंगे, लाखों रुपया खर्च हो जाएगा, बच्चों के सर पे कर्ज चढ़ जाएगा, तो मां सोचती है कि मुझे बच्चों के सर पे कर्ज नहीं होने देना है। भगवान जितने दिन जिंदा रखेगा रखूंगा, रह लूंगी। मुसीबत प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के सीधी में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के विश्रामपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य के निर्माण का जिक्र किया और कहा कि भाजपा ने इसे बनाया है, भाजपा ही इसे संवारेगी। उन्होंने राज्य की बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब जब कांग्रेस सरकार आती है तब तब देश में आतंकवादी और नक्सलियों के हौसले बढ़ जाते हैं। कांग्रेस की एक और बड़ी नाकामी भी रही है। जब जब कांग्रेस सरकार में आती है तब तब देश में आतंकवादियों और नक्सलियों के हौसले बढ़ जाते हैं। जहां भी देखो, इधर कभी बम फूटने की खबर आती है, कभी उधर बम फूटने की खबर आती है, कभी यहां मार दिया काट दिया की खबर आती है, कभी यहां मार दिया काट दिया की खबर आती थी।
जिस जिस राज्य में कांग्रेस सत्ता में होती है वहां अपराध का, लूटपाट का राज ही चलता है। कांग्रेस सरकार नक्सल हिंसा को काबू करने में असफल रही है। बीते कुछ समय में भाजपा के अनेक कार्यकर्ताओं को हमसे छीना गया है। कितना ही पैसा क्यों न हो, बेटा शाम को घर न लौटे और बेटे की लाश घर पे आए, उन पैसों का क्या करेंगे हम लोग। और इसलिए भाइयों बहनों, हर किसी की सुरक्षा बहुत जरूरी है और इसलिए कांग्रेस को हटाना उतना ही जरूरी है। पीएम ने कहा कि एक तरफ भाजपा का संकल्प पत्र है और दूसरी तरफ कांग्रेस का झूठ का कारोबार। उन्होंने कांग्रेस पर राज्य की जनता के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के युवाओं के सपने भी पूरे नहीं किए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपनी तिजोरी भरने के लिए बच्चों से सट्टेबाजी करवाने का काम किया। मुख्यमंत्री कार्यालय यहां सट्टेबाजों का अड्डा कैसे बना हुआ था? और ये कक्का आपका, सब लोग तो कहते हैं 30% कक्का, 30% कक्का, खुलेआम सट्टा। ये 30% कक्का खुलेआम सट्टा चला रहे थे। आज यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। छापों में नोटों के बड़े बड़े ढेर मिल रहे हैं जी, सबूत के साथ। करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। जो घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी है वो टीवी पर आकर कह रहा है कि उसने मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा रिश्वत दी है। अब आपको सबूत की जरूरत है क्या? देने वाला खुद कह रहा है रुपये मिल रहे हैं और फिर भी आपसे वो वोट मांग रहे हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, देखते रहिए डीडी न्यूज। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के बड़वाह में एक जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए नड्डा ने कहा कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार आई है वहां वहां भ्रष्टाचार और अत्याचार बढ़ा है और जहां भी भारतीय जनता पार्टी रहेगी वहां विकास होगा, महिला और किसान सशक्त होंगे। जहां जहां जब जब आई है तब तब भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार, ये सारे कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। जहां कांग्रेस रहेगी वहां भ्रष्टाचार रहेगा, जहां कांग्रेस रहेगी वहां अकर्मण्यता रहेगी, जहां कांग्रेस रहेगी वहां अत्याचार भी होगा और जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहां विकास होगा, वहां लोगों के हित में काम होगा, वहां महिलाओं को सशक्तिकरण होगा, वहां युवाओं को ताकत दी जाएगी, वहां किसान सशक्त होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की तासीर है और वो कांग्रेस पार्टी की तासीर है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के इंदौर दौरे को नाटक बताया है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों भाई बहन लगातार झूठ बोलते हैं और इस कदर झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों की नाकामियां, घोटाले और घपले वे दूसरे राज्यों की सरकारों पर मढ़ देते हैं। उन्होंने कहा कि बलात्कार राजस्थान में होते हैं और प्रियंका गांधी उन्हें मध्य प्रदेश पे मढ़ रही हैं। ये दोनों भाई और बहन लगातार झूठ बोलते हैं और इस कदर झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों की नाकामियां, घपले और घोटाले वो दूसरे राज्यों की सरकारों पर मढ़ देते हैं। प्रियंका जी, जब 15 महीने का शासन कांग्रेस का था यहाँ, तब कितने घपले और घोटाले और कितना भ्रष्टाचार हुआ? क्या आप भूल गई कि जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तो बंडाढार मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया था? किस मुंह से आप बात करती हैं? उधर भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए 12 नामों की चौथी सूची जारी की है। इसके साथ ही भाजपा अब तक राज्य की 119 विधानसभा सीटों के लिए 4 सूचियों में 100 नामों की घोषणा कर चुकी है। चुनाव में वायदे कर मुकर जाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। पहले तो क्षेत्रीय पार्टियां इसमें बहुत आगे थीं, लेकिन अब कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां भी इस दौड़ में शामिल हो गई हैं। हिमाचल और कर्नाटक में किए वायदे हवा हो रहे हैं। इस फ्रीबीज पर अब बहस तेज हो गई है। सब्सिडी और फ्रीबीज के अंतर को समझाने के लिए आइए देखते हैं राजेश राज की एक खास रिपोर्ट। चुनावी मौसम में नेताजी वायदे करने से बाज नहीं आते, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वायदे को सरजमी पर उतारना उनके लिए चुनौती बनती है। मुफ्त बिजली, मुफ्त चावल, मुफ्त साइकिल और अनेक लुभावने वायदों के साथ सत्ता में आने के बाद कई पार्टियों ने वायदों से पल्ला झाड़ भी लिया, जिसका हालिया उदाहरण हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार है, जिसने चुनाव पूर्व किए वायदों से सीधा पल्ला झाड़ लिया। सरकार में आने के बाद कांग्रेस के नेता खाली खजाने का रोना रो रहे हैं और वायदे पूरा नहीं करने के लिए बहाने गिना रहे हैं। जाहिर है कि जनता के लिए फ्रीबीज का झुंझुना इनके लिए सत्ता में पहुंचने की सीढ़ी भर है। पूरी तरह से अगले 2028 तक मुफ्त अनाज का वितरण को जारी रखने का जो उनका संकल्प है गरीबों के प्रति, जिससे 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ विभाग पर आएगा, मुफ्त में दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वैश्विक महामारी कोरोना काल में केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की। इसके लिए लाभार्थी को उसके सामान्य कोटे के अलावा प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त राशन दिया जाता है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी कोने में इस योजना का लाभ ले सकता है। पिछले दिनों लोगों की जरूरत के मद्देनजर पीएम मोदी ने इसे अगले 5 वर्षों तक जारी रखने का भी ऐलान किया है। लगातार मुकर रहे हैं। आगे भी जिन राज्यों ने मुफ्त करने की बात आई है, आप देखेंगे चुनाव के बाद ये सब मुकर जाएंगे। दरअसल सब्सिडी और फ्रीबीज के अंतर को समझना इस मौके पर जरूरी हो जाता है। दोनों के शाब्दिक और मौलिक व्यवहार में बहुत अंतर है। सब्सिडी को राज सहायता के नाम से भी जाना जाता है, जो कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा नागरिकों को दिया जाने वाला लाभ है। फ्रीबीज इसके एकदम विपरीत है। इसके अंतर्गत किसी भी सरकारी सेवा को सत्ता में बैठे राजनीतिक दल अपने नागरिकों को मुफ्त में बांट देते हैं। इससे सरकारी राजस्व पर तो नकारात्मक असर पड़ता ही है, बल्कि नागरिकों में भी अराजकता की भावना पैदा हो सकती है। फ्रीबीज के इसी अर्थशास्त्र के मद्देनजर न केवल प्रधानमंत्री बल्कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्थाएं भी इसके नकारात्मक असर को लेकर चिंताएं जता रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये हाल की प्रवृत्ति है। भारत के चुनावी इतिहास में इक्का दुक्का उदाहरण पहले भी देखने को मिले हैं। आंध्र प्रदेश में 1982 में अभिनेता से नेता बने एनटीआर की टीडीपी के उभरने के बाद महिलाओं को मुफ्त साड़ी से लेकर 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर चावल तक देने के वायदे किए गए। तमिलनाडु से शुरू हुआ ये सफर अब देश भर में और हर राजनीतिक दल में प्रवेश कर चुका है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार तो इसी मुफ्त सौगात के वायदों पर चल रही है। कल तक मुफ्त बिजली पानी के वायदे पर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी अब लाभ देने के लिए लोगों से आवेदन मांग रहे हैं। आज के दौर में कोई भी राज्य हो
या फिर कोई भी पार्टी हो, खासतौर पर क्षेत्रीय पार्टियां कोई भी मुफ्त की सौगात का ऐलान करने में पीछे नहीं है। कई ऐसे राज्य हैं जहां राजनीतिक पार्टियां मुफ्त सौगात वाले वायदों पर सत्ता में काबिज हुई, लेकिन खजाने खाली हो गए और सरकारें कर्ज में डूब गईं। विधानसभा चुनाव के वक्त जो लोग वायदे करते हैं उन्हें अपने वायदे को सरजमी पर उतारना भी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार जो कहती है वो करती है। गरीबों को 5 किलो मुफ्त अनाज देने का जो वायदा है वो कोरोना पीरियड से अब तक लगातार चल रहा है। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ इंडिया गेट दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और आइए अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के 35वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश के पहले कृषि विश्वविद्यालय ने कृषि के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है। देश का ये प्रथम कृषि विश्वविद्यालय शुरुआत से ही कृषि शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार के लिए उत्कृष्टता का केंद्र बन गया था। मुझे ये भी बताया गया है कि 11,000 एकड़ से फैला ये विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से है। इस मल्टीडिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय के परिसर में 8 महाविद्यालय कार्यरत हैं। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के एक उत्कृष्ट ब्रांड के रूप में जाना जाता है। बिहार विधानसभा के बाहर हजारों की संख्या में विभिन्न जिलों से आई आंगनवाड़ी सेविका ने प्रदर्शन किया है। मानदेय बढ़ोतरी और सरकारी कर्मी के दर्जे की मांग को लेकर आंदोलन कर रही सेविकाओं के साथ पुलिस ने सख्ती दिखाई, उन पर लाठीचार्ज भी किया गया। साथ ही वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, जिसमें एक आंगनवाड़ी सेविका बेहोश हो गई। इस घटना के बाद भाजपा विधायकों ने जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट और विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछारों सहित विभिन्न मुद्दों पर राज्य विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। और आइए अब बात करते हैं यरूशलेम में मौजूद अपने संवाददाता अमृतपाल से। अमृत, इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के मानवीय स्थिति खराब होती जा रही है, सैन्य कार्रवाई बढ़ती जा रही है। क्या कूटनीतिक प्रयास कुछ हासिल कर पाए हैं? देखिए, हासिल पूरी तरह तो नहीं हुआ है। हासिल ये हुआ है कि जब एंटनी ब्लिंकन दूसरी बार आए यहाँ वेस्ट एशिया में, वो राष्ट्रपति बाइडेन का मैसेज लेके आए थे कि ह्यूमैनिटेरियन पॉज होना चाहिए अगर कंप्लीट सीज फायर नहीं है। इजरायलीज़ ने उनको साफ बता दिया कि ह्यूमैनिटेरियन पॉज का सवाल ही नहीं उठता है जब तक हम अपना मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हमास को पूरी तरह ख़त्म कर देने का अचीव नहीं करते हैं। हमारी फ़ौजें अंदर लड़ रही हैं, अब रोकना हमारे लिए घातक होगा, तो हम नहीं रुकेंगे। वहीं जब वो यहाँ से तेल अवीव से अम्मान गए, जॉर्डन के किंग से मिले, लेबनीज़ के टेकर प्राइम मिनिस्टर से मिले, फिर वो रामल्ला आए, महमूद अब्बास से मिले, फिर टर्की गए, अपने काउंटर पार्ट तुर्की के काउंटर पार्ट से मिले, तो क्लियरली अरब्स ने भी इनको बता दिया कि भाई अनकंडीशनल सीज़ फायर होगा तो बात आगे बढ़ेगी। तो अब दोनों ही साइड्स अपनी मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस ली हुई हैं, तो उस लिहाज से तो डिप्लोमेसी का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना हमास पे ना अरब मुल्कों का जो प्रेशर है हमास पे उस पर, दूसरा वहीं ना इजराइल पे पड़ रहा है। पर हाँ, ये है कि अगर डीएस्केलेट नहीं हो रही है सिचुएशन तो रीजनल एस्केलेशन रुकी हुई है, फुल ब्लोन एस्केलेशन नहीं हो रही है। जैसे ठीक है, हिजबुल्लाह फायर कर रहा है इन पे, पर सीरिया पूरी तरह नहीं कूदा है, लेबनीज़ नहीं कूदे हैं, जॉर्डन नहीं कूदा है, तो अभी तक ऐसी ये स्पिल ओवर नहीं हुआ। तो डिप्लोमेसी कूटनीति का ये परिणाम तो निकला है। और ह्यूमैनिटेरियन एड अंदर जो जा रही है, मानवीय सहायता, वो बढ़ी है पहले से। और ये सिर्फ अमरीकी डिप्लोमेसी नहीं, फ्रेंच हैं, फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर तेहरान में थे, प्रधानमंत्री मोदी ने इरानियन लीडरशिप से बात की। तो इन पूरी जो ग्लोबल लेवल पर जो डिप्लोमेसी चल रही है उसका ये फ़र्क पड़ा है कि अगर
डी एस्केलेशन नहीं हुई है, स्पिल ओवर भी नहीं हुआ है। तो हमारे संवाददाता अमृतपाल यरूशलेम से बता रहे थे कि इजराइल और हमास के बीच का टकराव जारी है। हालांकि तमाम कूटनीतिक प्रयास हो रहे हैं, उसका असर, कोई मोटा असर अगर हम कहें कि इस टकराव को कम करने की तरफ तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये क्षेत्रवार तरीके से न बढ़े इस पर जरूर काम किया जा रहा है और उस पर एक असर दिखाई भी दे रहा है इन कूटनीतिक प्रयासों का। तो मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।